पीसी सर उद्योग सर हाँ? कल नहीं आए थे ना? क्या पेपर ना चलेगा। अच्छा आए थे चले। कौन कौन से सेक्टर थे? पीसी सर उद्योग है और वो है गोल्ड का कृषि हो गया, उद्योग हो गया और सेवा क्षेत्र और विज्ञान हो गया और एक प्रबंधन। हाँ? कलर कलर चलिए इतना आप लोगों ने पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये टॉपिक है आपका, चाहे तो टॉपिक का नाम दे सकते। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उसका आकलन करने के लिए किस आधार पर आकलन किया जाता है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन किस आधार पर किया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय आय पर, राष्ट्रीय आय को सही, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी पर किस पे? जीडीपी। जीडीपी इसका फुल फॉर्म कौन सा है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सकल घरेलू और उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद पहले तो समझिए सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है। विद्वान समझिए, समझने पे ज़्यादा फोकस करिए। और आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ जितने टीचर आ रहे हैं सब यूपीएससी पढ़ा रहे हैं। मैं खुद भी यूपीएससी पढ़ाता हूँ, यूपीएससी यूपीएससी। ये आप लोगों के भाग्य की बात है कि चीज़ें यहाँ कोई एसएससी का टीचर नहीं खड़ा है। अगर कोई एसएससी का टीचर खड़ा है तो उससे मैथ और हिंदी का हो सकता है। बाकी जीएस में जितने लोग पढ़ाए हैं, ये बोलिए कुछ कहना, जितने भी यहाँ टीचर खड़े हुए हैं सब जो है यूपीएससी में पढ़ाते हैं। तो आप लोगों के लिए पढ़ाने को बहुत कुछ है। इकोनॉमिक्स इतना बता दें कि आप लोग उसी में उलझ जाओ, लेकिन हाँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहली बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद से मतलब क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। अब जो है इसमें किसको शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है? देखिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी मापन करने का तरीका है भारत के निवासी, ठीक है, लिखिए मतलब भारत के निवासी और गैर निवासी, ध्यान दीजिएगा, भारत के निवासी और गैर निवासी, भारत की सीमा के अंदर, भारत के निवासी और गैर निवासी, गैर निवासी मतलब विदेशी, विदेशी, भारत के निवासी और गैर निवासी, भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? अप्रैल से मार्च। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक, 1 अप्रैल से 31 मार्च। समझिए भारत के निवासी, गैर निवासी, भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर एक साल के अंदर मतलब 31, एक वित्तीय वर्ष जितना उत्पादन करते हैं उसी को जो है जीडीपी कहा जाता है। बात समझे नहीं? भारत के निवासी, गैर निवासी एक वित्तीय वर्ष में जितना उत्पादन करते हैं, अंतिम उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, अंतिम उत्पादन
अंतिम उत्पादन क्या होता है इसको भी बताएंगे, अभी बताएंगे अंतिम उत्पादन क्या होता है। अंतिम उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में जितना करते हैं उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अंतिम उत्पादन का मतलब समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए कपास हो, ठीक है, कपास जो है पहले किसान उगाता है, क्या करता है, किसान उगाता है। अब इसका पैसा कैसे कंसीडर होगा उसके बारे में बताओ। कपास को खरीदा कौन, काटने वाला, ठीक, कपास उगाया कौन, किसान, किसान से खरीदा काटने वाला, काटने वाला समझ रहे हैं, काटने वाला खरीदा, ठीक। ये कुछ रुपए में खरीदा हो, मान इससे इसने 500 रुपये में खरीदा, इस बात को समझिएगा अंतिम उत्पादन क्या होता है। फिर इसको जो है अब काटने वाला तो हो गया, अब इसका फिर क्या बनेगा, कपड़े बनेंगे। कपड़े मतलब थान टाइप, थान जानते हैं ना, दे जाएगा कंपनी, थान बनेगा, थान, थान मतलब समझ है ना, पीस, जैसे पहले पैंट शर्ट लोग सिलवाते थे, पीस जाते हैं, तो फिर क्या हो गया, इसका पीस बना, पीस बना ना, और ये मान लीजिए 700 रुपये, कितने में, 700 रुपये, ठीक। उसके बाद इस पीस को खरीदा कौन, दुकान वाला, दुकान वाला क्या किया, इसको कपड़े में कन्वर्ट कर दिया, कपड़े में कन्वर्ट कर दिया, कपड़े में मतलब जीन्स में और पैंट में। अब ये अंतिम उत्पाद हुआ, जो जीन्स हुआ और पैंट हुआ, समझ रहे हैं ना, जो जीन्स हुआ और पैंट हुआ ये अंतिम उत्पाद है। और इसकी प्राइस मान लो 2000, कितना है, 2000, यही इसका अंतिम उत्पादन और यही जीडीपी में काउंट किया जाता है। बात समझ में आती है। और ये सब क्या है, मध्य वाले को कंसीडर नहीं लिया जाता। इतनी बात समझ में, ठीक है। तो फिर से बताइए आप, जीडीपी क्या है, एक वित्तीय वर्ष के अंदर भारत के निवासी या गैर निवासी द्वारा उत्पादन किया गया प्रोडक्ट, वह जो है जीडीपी में काउंट होता है। अब आते हैं सकल, अब आते हैं राष्ट्रीय, थोड़ा सा जैसे कॉन्सेप्ट तो सब पता रहता है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट ना रहे कि आपका छूट जाए तो नुकसान हो जाए, नोट्स इसीलिए होता है। अब आते हैं अगला, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय है राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद इसका लिख लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। आइए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, इसका फुल फॉर्म कौन बता सकता है, जीएनपी का फुल फॉर्म कौन बता सकता है, जीएनपी का फुल फॉर्म अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ क्या होता था, भारत के निवासी गैर निवासी। अभी इसका एग्जांपल भी बता रहे हैं, जैसे इसका थोड़ा सा इसमें और भारत के निवासी या गैर निवासी। जैसे मान लीजिए कोई एडिडास कंपनी है, कोई एडिडास कंपनी में एडिडास है, या प्यूमा सुन लो, प्यूमा क्या है, विदेशी कंपनी, लेकिन वह अपनी कंपनी को, प्यूमा जो है अपनी कंपनी को कहाँ लगाए, भारत में लगाए, और भारत में उससे जो पैदा होगा, उससे जो पैसा जनरेट होगा वह किसमें कंसीडर किया, भारत के जीडीपी। कंपनी कहाँ का है, विदेशी है, लेकिन वह प्रोडक्ट कहाँ बना रहा है, भारत में बना रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात और समझिए, जैसे मुकेश अंबानी, ठीक, मुकेश अंबानी कोई कंपनी लगाए अमेरिका में, कोई कंपनी लगाए अमेरिका में, क्या उसके प्रोडक्ट या उसके पैसे
जीडीपी में कंसीडर होगा? नहीं हैं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि क्योंकि भारत की सीमा के अंदर है। ठीक है। अब आते हैं जीएनपी। जीएनपी में क्या है? जीएनपी से मतलब बस इतना है, राष्ट्र लिखा ना, राष्ट्र मतलब कौन होता है? राष्ट्र मतलब भारत को, ठीक है। इसे राष्ट्र से याद करिएगा। इसमें क्या है? भारत के निवासी भारत की सीमा में या भारत की सीमा के बाहर, भारत के निवासी, कंडीशन ये है भारत के निवासी भारत की सीमा के अंदर या बाहर एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन करते हैं उसको जीएनपी कहा जाता है। बात समझ में? अब ये चीज यहाँ मुकेश अंबानी वाला अप्लाई है। मुकेश अंबानी वाला किसमें कंसीडर होगा? जीएनपी। अगर मुकेश अंबानी या किसी को ले लीजिए, उनको ले लीजिए, क्या नाम? अडानी ने कोई कंपनी लगाया, ठीक, अमेरिका में। कहाँ लगाया? अमेरिका में लगाया। उनके जो आय होगा उसको किसमें कंसीडर किया जाएगा? जीएनपी। और राष्ट्र से मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, याद करने का तरीका। राष्ट्र मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब भारतीय। स्वाभाविक सा ये सब याद करने का तरीका है। घरेलू मतलब क्या होता है? गांव का समझो, जैसे समझो गांव का, तो गांव का कौन हो सकता है? हम लोग हो सकते हैं, ठीक। तो गांव से मतलब जो भारत के निवासी हैं, और राष्ट्र मतलब जो भारत के निवासी हैं लेकिन वह भारत में शायद प्रोडक्ट पैदा करें या विदेश में। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कोई कुछ का? नेक्स्ट वर्ड अगला जीबीए। क्या है? जीबीए। रेस करना बड़ा टफ वाला काम, अभी दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले समझ लीजिए। डिजिटल कोड सही होता है, वहां पे अपना देखे फिर स्लाइड आती है। इसको क्या बोलेंगे? इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? आइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रास वैल्यू एडिशन। ग्रास वैल्यू एडिशन। इसमें क्या होता है? जो आपने पढ़ा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जो टोटल उत्पादन होता है वह इसमें कंसीडर होता है। क्या होता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से जो उत्पादन होता है, जो उससे पैसा मिलता है, वह इसमें जोड़ा जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में मान लीजिए टोटल उस साल टर्नओवर हुआ 500 करोड़ रुपए। कितना? 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए, ठीक है, 500 करोड़। और सेकेंडरी में कितना होगा? मान लीजिए 700। और थर्ड में 1। इसको ऐड कर देंगे, ये होगा उसका जीबीए होगा। ये क्या होगा? उसका जीबीए होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखते भी चलिए, नहीं तो क्लास तो कहानी ज़्यादा देर याद नहीं रहता। लिखिएगा राष्ट्रीय इनकम। राष्ट्रीय इनकम में पहला लिखिएगा, राष्ट्रीय इनकम में पहला है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखिए। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासियों, एक वित्तीय वर्ष वही मतलब 31 मार्च, वित्तीय वर्ष के ब्रैकेट में लिख दिया
1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासियों और गैर निवासियों, सभी निवासियों और गैर निवासियों उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर मूल्यवर्धन, लिख रहे हैं मूल्यवर्धनों, मूल्यवर्धनों मतलब जो उसका मूल्य है, ठीक है। मूल्यवर्धनों का योग या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। देखो डेफिनेशन जो है काफी क्रिटिकल होता है, लेकिन समझाए तो आसान तरीके पर बाजार मूल्य कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक। अब इसमें सीमा कौन सा होता है, इसके अंदर सीमा कौन सा है, तो लिखिएगा यहां देश की क्षेत्र बस लिख दिया। क्षेत्र कौन से क्षेत्र, मतलब भारत का सीमा कहाँ का है, जैसे जल का सीमा, ठीक है, उसके बाद वायुमंडल का सीमा, ठीक, और भूमि का सीमा, ये सारा उसमें कंसीडर होता है, ठीक है। जल मतलब समुद्र में कहाँ तक आपका सीमा है, ठीक, समुद्र, भूमि पर कहाँ सीमा है, ये कहाँ से पीलीभीत जो है किससे बांटा लगा, किससे बांटा, नेपाल से, और किससे, बरेली से, शाहजहांपुर से, लखनऊ, 7 डिस्ट्रिक्ट है जैसे नेपाल बॉर्डर से, अदर स्टेट से किससे लगा, आते स्टेट उत्तराखंड से, ठीक। तो लिखिएगा आर्थिक सीमा को देखिए कौन सा है, देश की घरेलू, पॉइंट में लिखिएगा अगला पॉइंट, देश की घरेलू अर्थात आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामुदायिक सीमा, भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामुदायिक सीमा, वायुमंडल, आकाश में सीमा होता है कि नहीं, जैसे एरोप्लेन में उड़ता है, चाइना में जाओगे तो चाइना से परमिशन मिलती है, हाँ, पता चला ऐसे नहीं घुस सकते, और घुस गए तो फिर वो उड़ा देगा चाइना, तो शहादत हो गई। वायुमंडल, सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र एवं शेष विश्व में सीमा अंतर्गत विदेशी और शेष विश्व में विदेशी अंतर्गत क्षेत्र जैसे दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं। यहाँ एक बात आपको समझाना जरूरी है, दूतावास और सैनिक अड्डे, ये बात समझिए। दूतावास वही तो होता है
राजदूत जाते हैं, राजदूत वो गाड़ी नहीं, राजदूत कम होता है जो IAS ऑफिसर होता है, ठीक है, UPSC से आता है, और जो IFS ज्वाइन करता है, क्या होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS, वो जाके राजदूत बनता है। और इसमें कहने की बात यह है कि जो दूतावास होता है, दूतावास तो अपने देश में होगा, दूसरे देश में होगा, वहाँ पे जो उत्पादन होता है वह भी किसमें काउंट होता है, GDP। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि दूतावास के इनकम को क्या GDP में शामिल किया जाता है, तो क्या करें, अगर उसमें दे दिया गया हाँ या ना, तो क्या करें, होगा, कंसीडर होगा। दूतावास का भी जो उत्पादन होगा वो कंसीडर होगा। जैसे सैनिक अड्डे, जैसे मान लीजिए भारत बहुत सारे देशों के साथ समझौता कर रहा है, बहुत सारे देशों में जो अपना सैनिक अड्डा बनाना है, ठीक है, सैन्य अड्डा बनाना है, तो वहाँ से जो इनकम होगा, वो इसके GDP में शामिल किया जाएगा। बात समझ में आए, ठीक है। अब GNP लिखिए, GNP बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल निवासी, भारत के निवासी मतलब भारत के निवासी, भारत के निवासियों द्वारा देश की सीमा के अंदर या बाहर, देश की सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर अंतिम उत्पाद जो अभी कपड़े वाला बात समझा है, ठीक है, अंतिम उत्पाद के मूल्य को GNP में शामिल किया जाता है, उत्पाद के मूल्य को GNP में शामिल किया जाता है। तो GNP का मतलब समझ में आया कि नहीं, GNP में जो पैसा कंसीडर होगा वह भारतीय रहेगा, चाहे भारत के अंदर फर्म लगाए चाहे भारत के बाहर। और GDP में क्या होगा, भारतीय या गैर भारतीय, लेकिन कंडीशन ये है भारत से सीमा के अंदर, ठीक। अब एक अगला लिखिएगा, NDP, इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा भी समझा दीजिए, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। NDP लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, NDP का, NDP का फुल फॉर्म क्या होगा, नेट डिमांड प्रोडक्ट। इसमें जो ह्रास होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, समझ लीजिए अभी देखिए, कोई प्रोडक्ट बनाने में, ठीक, जो ह्रास होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाते समय क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। जो नुकसान हुआ पैसा होता है उसको क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। जैसे बात समझिए, आपने प्रोडक्ट, टोटल लागत आपका खर्चा है, मान लीजिए किसी चीज का 3000, ठीक है, 3000 मान लीजिए जूता है, और जूते का कीमत 3000 रुपये, 3000 रुपये टोटल खर्चा है। लेकिन उसमें ध्यान दीजिएगा, टोटल खर्चा तो उसका 700 रुपये है, 700 रुपये टोटल खर्चा है। लेकिन नेट अगर निकालेंगे तो नेट में क्या है, 200 रुपये उसमें क्या हुआ, जूता बनाते समय कई सारे जूते बेकार हो गए, लेकिन वो भी इसमें काउंट होगा। तो क्या करेंगे, तो 700 में से 200 घटा देंगे, 700 में से 200 घटा देंगे, बस ये नेट डिमांड प्रोडक्ट, ठीक है।
डेफिनेशन तो लिखवाई, लेकिन चीजें समझना जरूरी है। नेट डिमांड प्रोडक्ट कोई पूछेगा क्या होता है? प्रोडक्ट बनाते समय जो हरास होता है, हरास वैल्यू, हरास मूल्य को घटा देते हैं। टोटल मूल्य में से हरास मूल्य को घटा देते हैं। टोटल मूल्य, जैसे टोटल मूल्य कितना खर्चा है 700 रुपये, हरास मूल्य कितना आ गया 200 रुपये, घटा देंगे कितना आ जाएगा 500 रुपये। अगर कोई पूछे कि इस जूते का नेट प्राइस कितना है, नेट प्राइस, आप इसका एक और एग्जांपल बता दें। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए जूता आप जाते हैं किसी कंपनी दुकान पे, तो कहता भैया आप 700 रुपये का है, तो कहता भैया हम 500 से नीचे नहीं दे पाएंगे। 500 से नीचे क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि वो 500 रुपये में खुद खरीद के लाएगा, 500 रुपये में वो खुद खरीद के लाएगा, उससे नीचे तो आपको देगा नहीं, उससे ज़्यादा ही देगा। और 200 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो उसका मार्जिन है, उसी को मान लीजिए हरास, 200 रुपये को हरास करना। ठीक, समझ में आया बात है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई कंफ्यूजन आपको है? क्या बोल रहे साथ बैठे देखो, एक बात मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है, चीजों को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है? थ्योरी तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, थ्योरी आप पढ़ लो, लेकिन क्या उस थ्योरी से समझ पाओगे? जीडीपी का जो थ्योरी लिखवाए हैं समझ में आएगा उससे? बताओ, समझ में आएगा? लेकिन जो बताए हैं उससे समझ में आएगा नहीं। टीचर का काम ये होता है कितना आसान तरीके से चीज़ों को डिलीवर करना, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान तरीके से, ठीक है? वैसे इकोनॉमिक्स वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको आसान समझाना बहुत कठिन काम है। तो लिखिए जरा, लिखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब किसी वस्तु या सेवा का, जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में, जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। पूर्वम, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के संसाधनों के मूल्यों में, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के संसाधनों के मूल्य में कमी होती है, दौरान कमी होती है, जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है, जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। संसाधनों के दौरान प्रक्रिया के उत्पादन के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के संसाधनों के मूल्यों में कमी होती है, जिससे मूल्य ह्रास कहा जाता है, जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। क्या ये बोल रहे हैं? क्या ये तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसी बात चलिए छूट गया पता चले 3 घंटे पेपर छोड़ के चले आए, 5 कितने पेपर आते क्वेश्चन आते हैं? 5 आते हैं, पता चले आप 4 ही लिख के आए। चलो कोई छूट गया, क्या बोलो? वैसे शांत रहिए। जब हम बाजार की
कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, यहाँ तक हो चुका है, घटा देते हैं, तो बाजार की कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, अगला लिखिए। अब कौन कौन सा हो गया? जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गया कि नहीं? अगला लिखिएगा एनएनपी, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्र नेट नेशनल, एनएनपी नेट नेशनल, एनएनपी नेट नेशनल, नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसको समझिए, इसको समझिए क्या है। देखिए समझ लीजिए इसको। भारत के निवासी और गैर निवासी द्वारा उत्पादन मूल्य, भारत के निवासी गैर निवासी द्वारा उत्पादन मूल्य जो होता है उसमें से ध्यान दीजिए, टोटल तो जोड़ा जाता है, अब निकालना क्या है? नेट निकालना है। नेट निकालने के लिए पहले तो सारे को जोड़ेंगे, भारत के निवासी और गैर निवासी। मान लो टोटल उत्पादन इन्होंने किया 1000, भारत के निवासी और गैर निवासी दोनों मिलकर कितना उत्पादन किया? एक वित्तीय वर्ष में 1000, ठीक है, 1000 रुपए का जो है प्रोडक्ट या 1000 रुपए का धन पैदा, ठीक, 1000 रुपए। अब इसमें करना क्या है? जो विदेशी नागरिक उनके पैसे को घटा दो। मान लीजिए विदेशी नागरिक जो है 300 रुपए का या 400 रुपए, इन्होंने 400 रुपए का उत्पादन किया, कितना? 400 रुपए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आसान शब्दों में समझा रहे हैं, नहीं तो अभी ऐसे समझाएंगे समझ नहीं आएगा, हैं? तो थोड़ा बोला करिए, मुझे लगे कि हाँ आपकी तरफ से जो है वाइस आ रहा, मेरी बातें डिलीवर हो रही हैं, नहीं तो ऐसे चुप्पी मार के बैठे रहोगे तो लगेगा हम ही मत बोले जा रहे हैं। तो भारत निवासी गैर निवासी द्वारा टोटल उत्पादन कितना हुआ? 1000, ठीक। और जो विदेशी नागरिक हैं उन्होंने 400 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, 400 रुपए का उत्पादन, 400 रुपए का उत्पादन, 400 रुपए को घटा देंगे तो कितना है? 150। और यही जो है क्या होगा? नेट एनएनपी। बात समझ में आ गई? चलिए लिखिएगा। बाजार कीमत पर कल आएंगे, डेफिनेशन पूछेंगे हम सारे लोग जी, पता चले क्लासेस बोला मार्क्स क्लास से बोला मतलब समझते हो क्या? जी सर, गायब होना। जैसे कल देखे थे, हम सोचे थे कि ऐसा ना हो कि कल नहीं सर, कल के जो बच्चे हो तो सभी से ज्यादा। हाँ सर, और एक बात भरोसा रखिए, जितने दिन क्लास चलेगा बोर नहीं होने देंगे, चीजें आसान तरीके से समझेंगे, ये मेरा प्रयास है। बाकी टफ बताने के लिए तो डेफिनेशन लिखवा ही देते हैं, लेकिन एक बात और है, आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, ठीक है। हम लोग क्या है, जैसे हम लोग यूपीएससी देते हैं, यूपीएससी तो हम लोगों का रिटर्न एग्जाम होता है। क्या होता है? रिटर्न एग्जाम लिखित होता है, लेकिन आप लोग खास बात ये है कि रिटर्न नहीं, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ ज्यादा फोकस जो है समझने पर करिए, लिखने पर नहीं, क्योंकि लिखने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हम लोग क्या है, लिखने से ही सारा होगा। ये जो डेफिनेशन बताएं, अगर टू द पॉइंट ऐसे ही कोई डेफिनेशन लिख दे जीडीपी का, तो उसको 10 में कम से कम 8 नंबर है। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं, आपको पूछेगा कि जो दूतावास से इनकम होता है ये जीएनपी में शामिल होगा कि जीडीपी में शामिल होगा। अब अगर आपको पता है, समझ में है, तब तो आप मार दिया, ठीक, नहीं तो कर गया, आराम नाम हो गया। एक नंबर कितना कटता है यूपीएससी में? कितना नंबर कटता है? -1 सर, 1/4 से हाथ नहीं काटते, कहानी खत्म। चलिए लिखिए। अच्छा, ये चीज मैं नहीं, कोई भी टीचर हो उससे कहा करिए कि ज्यादा से ज्यादा हमको समझाने को कोशिश करिए,
ठीक है, समझ विकसित होना जरूरी है। किताबें तो मार्केट में बहुत है। नेक्स्ट लिखिएगा, एनडीपी हो गया, जीएम आप लिखिए एनएनपी। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय है कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष कहने का मतलब यही है 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासी कौन, जैसे भारत के निवासी, उस देश के निवासी द्वारा देश की घरेलू सीमा में, उस देश के निवासी द्वारा देश की घरेलू सीमा में एवं देश की सीमा के बाहर, किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से है, अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से है। इसमें पूर्ण नाम लिखेगा, से है, इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को, देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है। मतलब अगर कोई बाहरी है, भारत का नागरिक है और विदेश में कोई चीज धन कमा रहा है तो उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन आगे लिखिएगा, इसी में ट्विस्ट है। अगला है एवं विदेशी नागरिक द्वारा देश में अर्जित आय को घटा लिया जाता है। जो बात समझाए थे ये बात वही है कि नहीं? विदेशी नागरिक द्वारा देश में अर्जित आय को घटा दिया जाता है। इस अंतिम उत्पाद को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। समझ आ रही है? राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करो। छूट गया, बगल वाले देख लीजिए, बगल वाला लिखा है। ऐसे लिख तो गया है, समझ आ गया। अच्छा समझा दे। देखिए, भारत के निवासी, गैर निवासी, भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के बाहर, ठीक, जो उत्पादन करते हैं उसको तो शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, विदेशों में विदेशी नागरिक भारत की सीमा के अंदर जो उत्पादन करते हैं उनके मूल्य को घटा दिया। समझे कि नहीं? कुछ खास पास हो, समझ में आया नहीं है? इसीलिए 1000 का एग्जाम्पल लेकर समझाया था। इसमें दोनों का आय इतना था, ठीक है, 1000 रुपये दोनों कमाए और फिर भारत की सीमा के अंदर विदेशी ने कितना कमाया? 400, उसको घटा दिए 600। अब ये क्या होगा? शुद्ध, ठीक। अब अगला आता है जीडीए। राष्ट्रीय आय को नापने के विभिन्न विधियां कौन कौन सी? उसके पहले एक चीज और लिखिएगा, उसके पहले लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ज्यादा स्लाइड समझ के आगे बढ़ाने जा रहा है। प्रति व्यक्ति इनकम, अभी तक मैं इस बोर्ड पे पढ़ाया नहीं, मेरी आदत नहीं क्या। अभी तक जो है हम जब से पढ़ाना शुरू किए हैं डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाए। सर यहाँ हम लोग कभी भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़े नहीं। अच्छा
आपने बनाया नहीं, इसी पे पढ़ लेंगे। सही बात। उनकी हम habit दोनों है। लोग अलग अलग हैं हाँ? सर कह रहे थे मतलब हो जाएगा पर बच्चे आएंगे। चलिए प्रतिव्यक्ति आए। प्रतिव्यक्ति आए। इस समय भारत की प्रतिव्यक्ति आए कितनी है, कोई बता सकता है? प्रति 1 साल का। एक साल के भाई 8,500 कौन बता? जो बता दिया उसके नाम पूरे क्लास में तारीफ करवाएंगे। कौन बता सकता है? भाई बताओ। समझ अपनी बताए चलो अपनी मत बता, अपनी 1.97 1.97 मतलब 1,97,000 है। देखिए मत कोई जरूरत नहीं, ठीक है। समझिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाए। प्रति व्यक्ति इनकम भारत की टोटल जीडीपी, भारत की टोटल जीडीपी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए 10,000, ठीक। भारत की टोटल जीडीपी और भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या मान लीजिए कुल जनसंख्या हो गया 1, इससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा प्रति व्यक्ति इनकम हो गया। समझ में आया? समझ में आ गया? यही बात मैं दिखाऊंगा। भारत की कुल जनसंख्या, सॉरी, भारत की कुल जीडीपी और भारत की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे। यही सेम ऐसे ही अगर राष्ट्रपति के वोट का भी है। राष्ट्रपति के वोट के बारे में पता है कैसे क्या होता है? राष्ट्र जो विधायक या सांसद होते हैं उनकी वोट का वैल्यू ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन जाने दीजिए क्वालिटी की बातें हैं। यहाँ सर बता दीजिए, फिर बता दीजिए। नहीं, मेरे क्वालिटी वाले सर बताए हैं। नहीं सर बता दीजिए। अरे बता दीजिए, लेकिन अभी बताया यहाँ टाइम यहाँ चलिए टाइम से चलो, किसी दिन बता देंगे जब एक्स्ट्रा क्लास करो। ये बात समझ में आया? प्रति व्यक्ति आए। चलिए देखिए इसी को प्रति व्यक्ति आए। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम स्पेलिंग लिखिएगा, बोल रहे हैं, लिख लीजिए CAPITA कैपिटा इनकम, CAP पर कैपिटा, CAP पर कैपिटा इनकम लिखिए। किसी भी देश के प्रति व्यक्ति की आय, किसी भी देश के प्रति व्यक्ति, किसी भी देश के प्रति व्यक्ति अर्जित आय की जाने वाली औसत आय को, अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष, हाँ ये थोड़ा सा मुझसे दिमाग से पॉइंट छूट गया था। टोटल जीडीपी तो बोला था सही, लेकिन वो सिर्फ एक वित्तीय वर्ष, क्योंकि जो है प्रति व्यक्ति आय जो है हर साल अलग अलग होता है, ठीक। अच्छा बताइए, भारत में प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? केरला। और कौन? केरला नहीं, गोवा ऐसा तो कम बात है। हाँ? केरला कम क्यों होगा सर? विदेशी आते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा में। उत्तर प्रदेश का कम 63,000 के आसपास, ठीक। लिखिए उस वित्तीय वर्ष, लिखिए प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए हो गया। उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को, उस वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से,
उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। अगर फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, लिख लीजिए इसमें फार्मूला। प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय कुल राष्ट्रीय आय उस साल बटे कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय अपान कुल जनसंख्या। ठीक हो गया? चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। तीन होता है, उत्पादन, फिर अगला है आय, लिखेगा। पहला उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि, तीसरा है व्यय विधि। उत्पादन विधि, ठीक, आय विधि, और व्यय विधि। ये ठीक तरीके से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अगर राष्ट्रीय आय के बारे में पूछेगा कि राष्ट्रीय आय को मापने के कौन से 3 तरीके हैं, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीके कौन से हैं, तो रटा मत करो, बैठ के रटने से चीजें याद नहीं होता है, समझने फोकस करिए। तो पहला हो गया उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि, और तीसरा है व्यय विधि। समझा देना, थोड़ा जान लीजिए, उससे जरूरत नहीं है लेकिन जान लीजिए। उत्पादन विधि एक वित्तीय वर्ष, ठीक है, आपने जितना कुल उत्पादन किया। उत्पादन क्या हो सकता है? कुछ भी, जैसे कपड़े का उत्पादन, ठीक है, मोटर गाड़ी का उत्पादन, और क्या, कुछ भी उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में कोई प्रोडक्ट बना, ठीक, एक वित्तीय वर्ष, उसके मूल्य को, ठीक, उसके मूल्य को, ये एक तरीका है। इस तरीके से दूसरा तरीका क्या है? आय विधि। आय विधि क्या है? भारत की निवासी, ठीक है, भारत के निवासी, राष्ट्रीय आय का मतलब भारत के निवासी एक वित्तीय वर्ष में जितना इनकम कर रहे हैं, क्या बताएं आप, क्या बताइए? सही बात, ये बहुत है, मुझे खुद ठंड लगता है। आप लोग पता नहीं कैसे यहाँ रखते हो हैं? उत्पादन आय विधि क्या हो गया? आय विधि जैसे मान लीजिए एक वित्तीय वर्ष में सारे लोगों का इनकम जो होता है, एक वित्तीय वर्ष में आय विधि जो आप इनकम करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे आप जॉब करके, चाहे आप खेती करके, कुछ किसी तरीके से जो इनकम होता है उससे भी क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय को आप निकालने का तरीका, ठीक है। तीन तिगड़ी क्या बात करेगा, क्या बात है? मुझे जो बता क्या ये हम तो कह रहे थे भैया का कंसेप्ट होती है, हाँ, अरे भैया का कंसेप्ट होती है ना, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है? हमें कौन प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट देखो पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीन डिग्री आगे आगे पीछे हो गए, सही है। मेरे समझाने में कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा है? नो सर। आप तीनों लोग बताएं, तीनों लोग कोई दिक्कत है आपको? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। वैसे इकोनॉमिक्स सच में बहुत टफ होता है, इसीलिए मैं इतना आसान तरीके समझा रहा हूँ कि समझ में आ रहा है। आगे भी आएगा, टेंशन ना लो, आगे भी समझ में आएगा। आगे तो और आसान है, जब बैंकिंग पढ़ोगे तो और आसान है,
है। फिर उसके बाद बेरोजगारी पढ़ोगे तो और आसान है। और वो तो जल्दी समझ में बेरोजगारी तो समझ में बेरोजगारी क्वेश्चन में बेरोजगारी क्या होता है, तो ये सब। उसके बाद जब आप पढ़ोगे जो है थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो राजकोषीय नीति जो शुरू होगा वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन उसको भी मैं प्रयास करूँगा खूब आसान तरीके से समझाने। तो चलिए राष्ट्र आय विधि, ये समझ में आया जी सर। आय विधि और क्या है व्यय विधि। वैध उत्पादन। अब एक बात और, भारत जो है किस माध्यम से देश की तीसरी अर्थव्यवस्था है, किस आधार पर भारत को कहा जाता है तीसरी अर्थव्यवस्था? पांचवी, किसी एक आधार पर भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। टीवी पर सुने नहीं क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भारत जो है परचेज करने के मामले में, पर व्यक्ति परचेज करने के मामले में भारत जो है तीसरे नंबर पर, खरीदारी के मामले में। जो आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से शॉपिंग करते हो और उसके बाद जोमेटो से कभी मंगाया, क्या नाम है उसका? अरे नहीं यार, वो क्या बोलते हैं उसको, पिज्जा खाया हैं? पिज्जा खाया। उस आधार, ठीक है, उस आधार पर भारत जो है तीसरे नंबर। देखो आसान तरीके से मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा बता दूँ जो दिमाग में आपको बैठा दे। नहीं, मुझे बहुत नहीं पड़ी है पिज्जा का नाम लेने के लिए, ठीक है। वह विधि क्या होता है? जो आप पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति वर्ष में। जैसे आपको कल बताया कि आपके पिताजी जो मान लीजिए 5,000 भेज, 5,000 रुपये आप जो है इधर उधर खर्च कर दिए और उसको मूवी देखने में खर्च कर दिए हैं, मिला जुला के उस माध्यम से भी राष्ट्रीय आय को ज्ञान किया। ठीक, समझ में आ गई बात? सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1 अमेरिका स्वाभाविक सी बात है, हर चीज में अमेरिका है। हम लोगों से ज़्यादा उनका इनकम है, हम लोगों के ज़्यादा उनका इनकम हर मामले में। और अमेरिका कौन बताएगा? अमेरिका विकासशील देश है कि विकसित देश है कि अल्प विकसित देश है? विकसित देश है। और भारत चाइना चाइना बताइए, आप बताइए, आप बहुत लिखे जा रहे, बताओ चाइना क्या है? विकसित है कि अल्प विकसित? अल्प विकसित नहीं सर, विकसित होगा। विकसित है, हाँ? तब क्या होगा? विकासशील। आप बताइए। नहीं, आपसे ये नहीं पूछना है, आप बताइए कि रवांडा क्या है? रवांडा नाम सुन रहे हैं? रवांडा कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सही है। रवांडा क्या है? विकसित है, अल्प विकसित है? अल्प विकसित। रवांडा में पर व्यक्ति इनकम बहुत कम, पर व्यक्ति इनकम बहुत कम। चलिए जीवीए बता चुके हैं ना? जीवीए क्या बताया? पता चले जल्द करोगे। जीवीए क्या बताया? जीवीए क्या बताया? जीवीए क्या बताया? ग्रास वैल्यू एडेड। इसके बारे में क्या बताया? एक तो ठंड से आपका दिमाग पर बढ़ गया है, ठंड बढ़ गया है, ग्लोबल। आप बताइए जीवीए। अभी बताएं, आधे घंटे पहले, अभी आधे घंटे पहले बताएं। बताओ, आज अभी आधे घंटे पहले बताए, लिखाए। देखिए जीवीए प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर से जितना इनकम होता है उसको जीवीए, ठीक है। लिखिए जीवीए। रुक जाइए, देख लें कोई चीज छूटे ना, मतलब नुकसान ना हो।
चेंज है देखिए, सकल मूल्य वर्धन, कोई छूटा नहीं है, सकल मूल्य वर्धन, ग्रास वैल्यू एडेड, ग्रास वैल्यू एडेड, ग्रास वैल्यू एडेड। देखिए वित्तीय वर्ष 15-16 में, वित्तीय वर्ष 15-16 में ग्रास वैल्यू, वैल्यू वैल्यू स्पेलिंग लिख लो, एडेड, एडेड मतलब वही एडिशन, ग्रास वैल्यू एडेड 2015-16 में लिखिएगा, वित्तीय वर्ष 2015-16 में, 2015-16 से सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य वर्धन जीबीए की अवधारणा को शुरू किया गया। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि जीबीए का कॉन्सेप्ट किस सन में आया, 2015, 2016, 2017, तो कब बताओ? 15-16 ऐसे ऑप्शन दे, 14-15, 15-16, 16-17, 18-19, तो किसमें होगा? 15। ठीक है, इसी को वहां से शुरुआत होगी। सकल मूल्य लिखिएगा, शुरुआत हुई, सकल मूल्य वर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था, सकल मूल्य वर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सभी क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, किया गया कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, का मौद्रिक किया गया सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जीडीपी में जो है सिर्फ कंपनी से ही नहीं, सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। सेवाओं में क्या था, जैसे कोई डॉक्टर जो है चेकअप कर रहा है तो फीस दे रहा है, तो भी सेवा सेक्टर में है और वो भी टैक्स भरेगा। डॉक्टर भरते हैं नहीं टैक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो है टैक्स भरते हैं। अभी रिसेंट में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है छापा मार दिया गया, पता है कौन दृष्टि में नहीं, वो तो बहुत पहले, अभी रिसेंट के 2-4 दिन पहले की बात है, नाम नहीं है, वीडियो चल रहा है। क्या मतलब, एक कोचिंग संस्थान है, वहाँ 800 करोड़ रुपए के फ्रॉड की बात आई है सामने, 800 करोड़ रुपए का क्या मतलब, क्या करेंगे तो एग्जामिनेशन नहीं आएगा। ठीक, अब आते हैं अगला, चलिए अब कुछ चीजें लिख लीजिए, 2 ग्राफ बना लीजिए, ठीक ऐसे लिखिए यार, ये करना पड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है? जाता है और क्या नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता। इसमें जीडीपी क्या शामिल किया जाता है, क्या नहीं शामिल, ऐसे ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। जिसके नीचे 2 बोलेंगे वही लिखिएगा, उसी के नीचे, ठीक। पहले लिखिएगा जीडीपी में क्या क्या शामिल किया जाता है, जीडीपी काउंट करने के लिए क्या क्या उसमें शामिल होता है, लिखिएगा। पहला है मकान मालिक द्वारा आवास किराया, आप लोग रेंट पे रहते हैं, कोई रेंट पे रहता है, मकान मालिक किराया देता है, उसको भी जीडीपी में शामिल किया जाता है।
मकान किराया, मकान मालिक द्वारा मकान किराया। ब्रोकर्स का कमीशन, एक थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है जीडीपी ना हो, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय देखिएगा, राष्ट्रीय आय देखिएगा, राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाता है और क्या नहीं शामिल किया जाता है। जीडीपी के जगह राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाता है, क्या नहीं शामिल किया जाता है। तो पहला मकान मालिक द्वारा किराया वसूलते हैं, उसको शामिल किया जाता है। ब्रोकर्स का कमीशन, ब्रोकर्स का कमीशन, ब्रोकर्स का कमीशन जैसे अभी आप दिल्ली में जाइए होंगे तो वहाँ बहुत सारे ब्रोकर मिलेंगे, पता चले 8,000 रुपये में कहेगा 4,000 रुपये में 4,000 उसको दोगे तब एक महीने का रहेगा 50%, 8,000 करोगे तो 50% हो गया, वही ब्रोकर का कमीशन। दूसरा, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाएं, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाएं, भविष्य निधि कोष, भविष्य निधि कोष प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि कोष, भविष्य निधि कोष, सांसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, भविष्य निधि कोष, ये सब राष्ट्रीय इनकम में शामिल होता है। भविष्य निधि कोष मतलब प्रोविडेंट फंड, जो रिटायर होने के बाद किसी के पिताजी इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो जब आपके पिताजी रिटायर होके आएंगे तो पैसा देते हैं खूब ढेर सारा। किस पोस्ट में, सी में है कि डी में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, सी में होंगे खूब पैसा लेके आएंगे, तो वही प्रोविडेंट फंड। सांसदों को दिया जाने वाला भत्ता, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया वह, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय, कोई फॉरेनर आया भारत में कोई चीज इन्वेस्ट कर, ठीक। और स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज सुने हो, शेयर मार्केट, वही स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ से जो पैसा होता है ये सब शामिल है। अब आते हैं राष्ट्रीय इनकम में क्या नहीं शामिल किया जाता, राष्ट्रीय इनकम में क्या नहीं शामिल किया जाता। लॉटरी द्वारा पैसा, लॉटरी द्वारा जीता गया पैसा, क्योंकि निश्चित नहीं है कब लॉटरी किसी का लगा कब नहीं लगा, लॉटरी द्वारा निश्चित, लॉटरी द्वारा जीता गया पैसा। विदेशियों से प्राप्त उपहार, जैसे आप मान लीजिए अमेरिका गए और आपको डोनाल्ड ट्रंप को सो के 1 करोड़ रुपया दे दिए, तो 1 करोड़ रुपया शामिल होगा, नहीं होगा। कहेंगे भैया जो आप 1 करोड़ रुपया लेके और भारत में खूब जाके घूमना दुकान, और भारत ही नहीं है, जहाँ भारत विश्व में जाता हो वहाँ घूमो। मनाली बीच के बाद, मनाली बीच जाते हो, गोवा बीच, गोवा बीच गोवा में होता है, कहाँ उसके बाद अगला लिखिए, शेयर मार्केट में सौदे, ऐसे लिखिएगा, वित्तीय सौदे, वित्तीय सौदे, कॉमा शेयर, कॉमा शेयर, ऋण पत्र, ऋण पत्र मतलब जानते हो क्या होता है, ऋण पत्र कौन बता सकता है, आप बताएं, ऋण पत्र क्या होता है, नहीं पता, हाँ, जब आप कर्जा लेते हैं वही ऋण पत्र होता है, ठीक है। और सुनिए, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट पेपर, ठीक, एग्रीमेंट पेपर है और आपने उसके बदले में आपने बैंक को गए और आपके पास कोई एग्रीमेंट पेपर है किसी कंपनी का, और आप उस पेपर को लेके गए बैंक के पास और
और क्या है पेपर का वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपये है, भविष्य में आपको उस कंपनी से 1 लाख रुपये मिलेंगे, आप बैंक के पास गए और बैंक जो है उस पेपर को रख के आपको 1 लाख रुपये दे देंगे, ठीक है। तो वही अगला है इसमें देखिएगा होटल द्वारा, ये तो बहुत अच्छा है, होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां, होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां मतलब खरीदी गई सब्जियां, वो भी राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होगा। फिर अगला लिखिएगा बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता जो अखिलेश सरकार शुरू की, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति जो आप लोग पाते हो, छात्रवृत्ति किसको किसको मिला है, स्कॉलरशिप, वो भी राष्ट्रीय इनकम में शामिल है, छात्रवृत्ति इत्यादि। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर होकर आता है, जो पेंशन पाता है, उसको राष्ट्रीय इनकम में शामिल किया जाएगा? यही तो बात किया जाता है, ठीक हो गया। तो राष्ट्रीय इनकम आपका खत्म। राष्ट्रीय इनकम में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी बता दी। अब आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि, बताइए कृषि में कितने परसेंट लोग लगे? हाँ? कृषि को भारत की रीढ़ कहा, कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा। और जब भारत आजाद हुआ था, भारत का हाँ, जब भारत आजाद हुआ था तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना योगदान था? 50% से ज्यादा। कितना? 50% से ज्यादा। आज कितना योगदान? 17% 19%, और 17% से आसपास कितना घट गया। लेकिन एक बात और है, अगर एग्रीकल्चर में लोगों का इन्वॉल्व ज़्यादा है तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह। जितना ही प्राइवेट सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर में शामिल होंगे, देश आपका उतना ही प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से आप उस प्रगति तक नहीं जा सकते जो और देशों से आप कॉम्पिटिट करते हैं। क्योंकि धान रोपने से कोई क्या कर लेगा? अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए लिखना नहीं है इसलिए नहीं तो लिख देते, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। समझिएगा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है और कोई मान लीजिए एक बहुत बड़ा फार्मर है जिसके पास 100 बीघे की खेती है, और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो चपरासी है, ठीक। दोनों के रहन सहन में सबसे बेहतर तरीके से कौन रहता है? चपरासी। बहुत सही। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको पर मंथ उसका इनकम फिक्स, चाहे 20,000। लेकिन एक जो बहुत बड़ा फार्मर है उसको साल में 20 लाख रुपए मिले, लेकिन उसका इनकम फिक्स नहीं। अगर 20 लाख पा रहा है तो उस 20 लाख को फिर उसके खेती में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल दे और एक एग्जाम्पल समझिएगा, एक चपरासी और फार्मर में सबसे बेहतर खाना कौन खा सकता है? चपरासी। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, चपरासी को 200 रुपये खर्च करने में पनीर लाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो जाएगा 200 रुपये पनीर ले आके खा लेगा। लेकिन किसान 200 रुपये पनीर खाने के लिए उसको कम से कम 10 किलो गेहूँ बेचना पड़ेगा। और बताओ 10 किलो गेहूँ बेच के आप पनीर खाना चाहोगे? नहीं। कौन खाना? इसकी जीव नहीं बढ़ेगी।
इसकी जीविका नहीं बड़ी है, बताओ। 10 किलो गेहूं बेच के हम जो है पनीर खाएंगे, हैं? या 50 किलो गेहूं बेच के हम पिज्जा खाएंगे, किसी की हिम्मत है? तो यही बात है। अरे सभी स्टोर में लोग जमीन बेच के सब खाएगा। मैं बताऊं, मेरे जाने का टाइम फालतू की बातें हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है भारत का रेड गार्डन है, और इसको जो है मानसूनी जुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाही करो सर, बैठ जाती है। भारत की ऋण मानसून का जुआ, मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? मानसून पर डिपेंड रहता है, डिपेंड रहता है। जैसे बारिश हो रही है सर तो खराब हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में कई सारे सुधार किए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे सुधार। जैसे वर्तमान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो आपके मतलब की नहीं है, वो यूपीएससी में सिलेबस है, और यूपीएससी यूपीपीसीएस में वो सिलेबस है, और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन विकल्प है भारत की इनकम को बढ़ाने में। इवन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार खास करके वरदान का काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। आपको वो चीज़ बताएंगे जो आपका एग्जाम नहीं छूटेगा। सर ये जो मिले आ गए सर, ये फूड प्रोसेसिंग में इंक्लूड होगा। भैया राइस मिल पड़ रहा है। हाँ, ये आ गया, सही। जैसे राइस मिल हुआ, ठीक है, कोई प्रोडक्ट मान लीजिए, कोई मशरूम है, ठीक, मशरूम को जो पैकेजिंग किया जाता है वो भी फूड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल से समझिए। कभी मॉल में गए, सॉरी मॉल में तो सारे लोग गए, मेरे मुँह से गलती से निकल गई, ठीक। आप लोग मॉल में गए हैं, अब समझिए बात को, मॉल की बात नहीं है। बाहर टमाटर कितने रुपए किलो है? सर 20 रुपए किलो। 20 रुपये। मॉल में कितने रुपए किलो है? मॉल में कितने हैं? मान लो एग्जाम्पल 100 रुपये, तो 100 रुपये क्यों ले रहा है? पैकेजिंग का। और उससे क्यों ले रहा है पैकेजिंग का? प्लस उसको बैक्टीरिया मिलेगा। तो फूड प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया को हटाया जाता है और उसका पैकिंग किया जाता है, और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका जबरदस्त स्कोप है। इसलिए कई सारे मेगा फूड पार्क बने हैं, मेगा फूड पार्क। तो जाने दीजिए, सब बातें आप लोगों के मतलब की नहीं, आप लोगों के मतलब की जो बातें हैं वो मैं बताऊंगा, और वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, एग्रीकल्चर भारत का ऋण कहा जाता है। भारत की आज़ादी के समय एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा योगदान था, कितना था? 50% से ज़्यादा जीडीपी, ठीक है। धीरे धीरे जैसे विकास, भारत जो है विकास करता गया, सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर पे गया, तो क्या है, जीडीपी का, कृषि का योगदान कम हो गया। लेकिन आज भी कृषि में सबसे ज़्यादा लोग संलिप्त हैं, सबसे ज़्यादा कृषि में संलिप्त हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रचंड बेरोजगारी बनते हैं। प्रचंड बेरोजगारी मतलब छिपी बेरोजगारी, जिस काम को एक व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल से बताएं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक, इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं अकेले पढ़ा सकता हूँ, कोई एक टीचर और आ जाए, उसका क्या मतलब? उसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे एक बीघे खेती में एक व्यक्ति जितना उपज जाएगा, उतना 10 लोग मिलकर करेंगे तब भी उतना उपज, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, और नहीं नुकसान होगा कि 10 लोग इसमें लिप्त हैं। और एक बात और, एग्रीकल्चर में जो लोग शामिल होते हैं उनको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह होते बेरोजगार हैं। क्या होते हैं? होते बेरोजगार, और साल में हमेशा यहाँ पे काम नहीं होता, ठीक, समझ में आया? चलिए, इसमें कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो लिख लीजिए। चलिए, पहला ही पहला देखिए, भारत में एक चीज और है, भारत में एग्रीकल्चर के पीछे होने के पीछे कई सारे कारण हैं, ठीक है, लेकिन उन कारणों को जान लीजिए। पहली बात,
वित्तीय साख की कमी, किसकी है? वित्तीय साख की कमी। आज भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसे आसानी से नहीं मिल पाते हैं और वो लोग कहाँ जाते हैं? साहूकार के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बैंक में इसलिए नहीं जाना चाहते, वहाँ पेपर फॉर्मेलिटी बैंक में, और साहूकार के पास तुरंत गए ऑन द स्पॉट पैसा मिल गया। लेकिन साहूकार उससे क्या करता है? पैसे ज़्यादा रखता है, कहेगा चलो ठीक है 10,000 रुपये जरूरत है, हम 20% लेंगे आपसे, बेचारा जितना अनाज बेचेगा उससे ज़्यादा उसको साहूकार को दे देगा और फिर वो उस ऋण के सर्किल में फंस जाएगा। ये सब सारी समस्या है। परंपरागत कृषि, कृषि को जो है सबसे बड़ी समस्या है कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों नहीं कुछ बढ़ रहा है? परंपरागत कृषि, परंपरागत कृषि करने का मतलब है आज भी भारत के लोग ज़्यादातर डिपेंड है धान और गेहूँ पे, धान गेहूँ और गन्ना। धान गेहूँ गन्ना जाने के पीछे कारण क्या है? इस पर मिलता है MSP। क्या मिलता है? MSP। MSP को कितने जो है फसलों को मिलता है? ये एग्जाम में पूछा होगा और इवन बताएं आपको 1 से लेके और PCS तक में पूछा होगा। MSP में कुल कितने, ये PCS में भी क्वेश्चन है, MSP में कुल कितनी फसलों को शामिल किया जाता है? सर 24 कुछ तो आप पूछे लेकिन बहुत ज़्यादा पूछे, कुछ तो आप पूछे लेकिन बहुत ज़्यादा, और क्या उसी के आसपास आप बताइए। 22 हाँ। 20 कितना बने हैं? पहुँच तो गए लेकिन कुछ और अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। 22 ज़्यादा हो जाएगा। 22 फसलें जो हैं और एक गन्ना, 22 फसलें और एक गन्ना। गन्ना जो है MSP में नहीं शामिल होता, ध्यान रखिए, गन्ना जो है MSP नहीं होता है, गन्ने के लिए अलग से कमेटी बनती है। ठीक, इसका फोन हो जाएगा, फोन साइलेंट कर दीजिए। ठीक, लिखिएगा ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। विभिन्न राज्यों में जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन पढ़े होंगे आप उसमें हिस्ट्री में। विभिन्न राज्यों में जमींदारी उन्मूलन लिखिएगा। 1948 और 50 में कहाँ उन्मूलन हुआ? मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद। मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद। मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद। 51 में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। 51 में, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है SSC में, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। फिर अगला है 52। 52 में उड़ीसा, पंजाब, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। 54 में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। ठीक है, 54 में जो है पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। दिल्ली में भी गिरा है। चलिए, अब ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। फसलें कितनी होती हैं? एक होता है रबी, रबी दूसरा कौन सा होता है? रबी, खरीफ, जायद। खरीफ। अगला होता है जायद। जायद। बताइए रबी की फसलें कब इसकी बुआई होगी? कौन बताएगा? नवंबर से। अच्छा ये बताइए अभी कौन सी फसल की बुआई की है? गेहूँ की। गेहूँ, वो किसमें शामिल है? रबी में। हैं? रबी में। और कब बुआई की गई? नवंबर से दिसंबर। ठीक, नवंबर से मार्च। और उसके बाद खरीफ की फसल, जून, खरीफ जुलाई। की फसल क्या होगा? अच्छा फोटो खींचना रहता है क्या? ठीक। अच्छा इस मोबाइल से उस मोबाइल से? इसी से खरीफ, खरीफ की फसल कब? जून, जून जुलाई। और कब कटाई होता है? नवंबर, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में ठीक है। अक्टूबर नवंबर। और जायद की फसल
लाइट है तो लाइट जून जुलाई की लाइट जला दीजिए। जरा और जायद की फसल इधर हाँ? वाली इधर वाली ये वाली ठीक है, हाँ लाइट जला दीजिए। चमक तो नहीं आ रहा, बोल नहीं वो सर दिख रहा है। अब इन फसलों में कौन कौन शामिल है वो लिख दो आप। यही आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इन फसलों में कौन कौन शामिल है। देखिएगा गेहूं, एक भी पॉइंट इसमें छूटेगा नहीं। गेहूं रबी की फसल में लिखिएगा गेहूं जौ, गेहूं जौ, तरोइया या तरोई, लाही सरसों, लाही सरसों, तो लाइन में सब अलग अलग होता है सरसों सरसों सरसों, कुसुम, ये कुसुम एग्जाम में पूछा है। कुसुम जो है, ये क्या होता है? कुसुम फसल है। फूल होता है हाँ? फूल होता है। ये पूछा था कुसुम जो है किस फसल का है, रबी की, खरीफ की, जायद की, ठीक। कुसुम। फिर अगला है मक्का, एक मिनट, चना, मक्का ने चना, चलो मटर, मसूर, राजमा, राजमा, बरसीन, बरसीन, बरसीन जानते हो? जी सर वो होता है चारा चारा। वो होता है बरसीन, बरसीन कभी काटने गया आपसे? हाँ सर होती है गाय भैंस खाते हैं। ऐसा कहा जाता है जेलों में जो बरसीन के साथ मिलता है। हाँ सर पता नहीं, ऐसा नहीं है। खरीफ की फसल, इसमें कोई आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं जितना रिक्वायरमेंट। खरीफ की फसल। अच्छा, ये अपनी तरफ से उसमें लिख लीजिए कब जुताई, कब बैठाया जाता है, कब कटाया जाता है। ये पॉइंट सब लोग लिख लेंगे ना, उसमें ऐड करेंगे। सर बरसीन जो फसल किसकी होता है आपने बरसीन तो है इसी रबी। रबी। अच्छा, गलत बता दिए क्या आप? नहीं, नहीं। प्रैक्टिकल करते हैं। ये होता है सर आप बता रहे थे अभी बरसीन नहीं बैठाया गया है। फिर लिखिएगा धान, खरीफ में धान, बाजरा, ज्वार, धान, बाजरा, ज्वार, सामा, कोदो, सामा जानते हो? सामा कोदो बहुत पहले वो होता था। सामा और कोदो, सामा कोदो, मूंगफली, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, 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 एक और फसल है कोई, इसको कोई कौन बताएगा, मुझे खुद नहीं पता है। अंडी, ये कौन सा फसल है, क्या होता सर है? ये मतलब वो होता है अंडे सर ये पेड़ होता है उसके अंदर निकलते हैं सही कह रहा है। क्या होता है? हाँ वो गोल गोल सा होता है उसमें बिल्कुल सा होता है। हाँ सब पता है क्या होता है? सर एक पेड़ होता है उसके अंदर मतलब वो मतलब उसके पता है बीज निकलता है वो कल ले आएंगे मैंने तो देखा ही नहीं। सही बात है। गांव में बहुत होते हैं ठीक है। अरहर, अरहर, मूंग, उर्द, अरहर, मूंग, उर्द, उर्द मतलब उड़द, उर्द, लोबिया, लोबिया, सनई, कपास, ये कपास एग्जाम में पूछा है, इस पे टिक मारिए। कपास किसकी फसल है? कपास और गन्ना। जायद नहीं, ये कब होता है?
जायद की फसल को काटेंगे इन दोनों फसलों के बीच, इन दोनों फसलों के बीच, ठीक है। तो कौन कौन सा है? खरबूज, तरबूज, ये तो सर मक्का तो इसमें आ गया। मक्का बताए, मक्का मक्का पहले तो- लिखा है। नहीं क्या काकड़ी की रोटी मक्का इसमें आएगा, खरीफ, मक्का लिख लीजिए। सर आपने नहीं बोला। अच्छा लिख लीजिए, मक्का खरीफ। देखिए मूंग उसमें जायद है, मूंग सूरजमुखी, मूंग सूरजमुखी, मूंग सूरजमुखी, मेथा ककड़ी, मूंग सूरजमुखी, मेथा ककड़ी, खीरा खरबूज, खीरा खरबूज, तरबूज, परवल। परवल की सब्जी कौन खाए? परवल, परवल खाए? सबसे बेकार सब्जी, बहुत अच्छी लगती है। बहुत बेकार। परवल की मिठाई बढ़िया होती है, आप खाए? खाइए हाँ ना। सर, खाइए। खाइए। जी सर खाइए। खाइए खाइए सर। बहुत बढ़िया होता है, बनाना ही नहीं जानते उसको। दीदी लाइट बनाना जानते हैं? एक दिन लेके आना बना के। ये जानते हैं तो हलवाई के साथ वैसे हम तो गए बना लोगे आप, ठीक है। परवल, काशी फल, काशी फल, लौका है। प्याज क्या है? प्याज क्या है? प्याज प्याज, ठीक है। हाँ काशी फल कद्दू ही होता है, सही है। सीताफल क्या होता है? यही होता है। सीताफल भी कद्दू होता है। उसी को बोलते हैं, गंगा फल भी कद्दू की बोलते हैं। सब्जी जो है, कद्दू की सब्जी और पूरी बहुत अच्छी होती है। जी सर। नहीं होती है? चलिए। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत कम होता है। हाँ? तो बहुत कम होता है। हमें लगता है कि आपके घर के बाद यही सबसे ज्यादा आजादी है इसी क्लास में। इसके पहले इतना आजादी मिल रहा था? हाँ? अच्छा लगा है। इसके पहले इतनी आजादी किस क्लास में था बताइए? आप सारे लोग। मैथ की क्लास में, हाँ? मैथ वाली क्लास में हो चुकी है। मतलब इससे ज्यादा था कि इससे कम था? इससे ज्यादा। नहीं तो इससे ज्यादा आजादी नहीं मिलेगी। क्यों? सही है। लिखिए आगे समझिए बात। जैविक फसल, जैविक और अजैविक। जैविक फसल या जैविक खेती। भारत में जैविक खेती पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैविक खेती पे फोकस करने के पीछे कारण क्या है? ठीक है, क्या करें, क्यों जैविक फोकस कर रहे हैं? पहली बात तो ये इको फ्रेंडली होता है। क्या होता है? इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट के फेवर में होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होता है। और जो आज के समय में जो फसल उपजाया जा रहा है उसमें क्या है? पेस्टिसाइड्स और उर्वरक ज़्यादा यूज हो रहा है। पेस्टिसाइड उर्वरक ज़्यादा यूज हो रहा है, मतलब कीटनाशक और उर्वरक ज़्यादा यूज करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता तो नष्ट ही हो रही है, खासकर उसका उपज भी कम हो रहा है, उपज भी कम हो रहा है, ठीक, धीरे धीरे। और ये जैविक खेती, इसका डिमेरिट ये है कि जो जैविक खेती का फायदा भी बहुत है, ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, मतलब इको फ्रेंडली है, ठीक। इसमें जैविक खेती में क्या करते हैं? गोबर डालते हैं, जी सर। गोबर से जो है खेत में खाद डालते हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं खरपतवार से यूज करते हैं। इसमें जैविक चीज़ें मतलब रासायनिक चीज़ें नहीं यूज की जाती, रासायनिक उर्वरक इसमें प्रयोग में नहीं जाता। जो भी यूज किया जाता है जैविक। भारत फोकस तो कर रहा है लेकिन भारत की आबादी ज़्यादा है, ठीक है, आबादी ज़्यादा है। अब समस्या ये है कि इस जैविक फसल से उत्पादन क्षमता कम होता है इसका, ठीक है। जैविक फसल का उत्पादन क्षमता कम होता है और यह भारत के इतने बड़े आज़ाद, मतलब भारत के इतने बड़े जनता का यह पेड़ भरने में उतना सक्षम नहीं जैविक फसल। लेकिन खास बात यह है इस फसल को खाने से, जैविक तरीके से अगर आलू बना हुआ, गेहूँ बना हुआ, कभी आप जाके जैविक फसल का मार्केट में प्राइस पूछिएगा, महंगा मिलता है। जो आलू आपको नॉर्मल 30 रुपये मिलेगा वही आलू कम से कम 60 रुपये किलो मिलेगा। तो जैविक तरीके से उपजाया जाता है क्योंकि इसको उत्पादन कम होता है। स्वाभाविक सी बात है भाई, कोई किसान रिस्क लेके पैदा कर रहा है
तो उसको ज़्यादा मिलना ही चाहिए। तो फायदा तो बहुत इको फ्रेंडली है, लेकिन नुकसान ये है कि इसकी उत्पादन क्षमता कम होती है, ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकता। और ज़्यादा उत्पादन नहीं करेगा, अभी तो ठीक है फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरा भारत इसी पे डिपेंडेंसी आ जाए तो आने वाले समय में भुखमरी आ सकता है, भारत में भुखमरी आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये लिखेंगे, इसमें लिख लीजिए सर्वप्रथम जैविक खेती सन 2016 में सिक्किम राज्य में शुरू किया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, सिक्किम राज्य में शुरू किया, सिक्किम राज्य में शुरू किया। ठीक है, जैविक फसल समझ में आया कि नहीं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जैविक कृषि कौन शुरू किया था? तो सिक्किम किया था। कब किया था? 2016। अब आते हैं हरित क्रांति, बताइए अभी क्षमता है पढ़ने की? क्षमता है अभी पढ़ने की? और चलिए एक टॉपिक पढ़ लीजिए बस, एक टॉपिक हरित क्रांति। हरित क्रांति स्वामीनाथन बता रहे, एक एक पॉइंट बताएं, टेंशन ना लीजिए। हरित क्रांति शब्द कौन दिया वो भी बताएंगे, ठीक है? धैर्य रखने से क्या होगा? जीवन में आनंद भी आएगा। मैं कौन पढ़ाने आता था? अभय सर। अभी सर में पढ़ाई प्रमोद सर में पढ़ाई। और कौन पढ़ा था? प्रमोद से अभय तो शायद बढ़िया पढ़ा था, मजा आया। क्वेश्चन दे दीजिए, एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे हो जाएगा, क्या होता है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, पहली बात तो 1966 में ठीक है, सर्वप्रथम इस शब्द का ग्रीन हरित शब्द जो है, हरित क्रांति का शब्द का सर्वप्रथम उपयोग डॉक्टर विलियम गैंट से गैंट, डॉक्टर विलियम गैंट, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का प्रयोग किए थे। क्या शब्द का, लेकिन इसके जनक ये नहीं। हाँ, अगर पूछेगा हरित क्रांति को सर्वप्रथम, हरित क्रांति शब्द का उपयोग या प्रयोग किसने किया था? कौन किया था? डॉक्टर विलियम गैंट। लेकिन हरित क्रांति शुरू कौन किया? स्वामीनाथन। वो भारत नॉर्मल बोर, ठीक है, कब किए थे? भारत में कब हरित क्रांति अपनाया गया? ये 1900, एक मिनट इसको थोड़ा सा 60 नहीं लिखना, ये नाम बोरलाग, ये जो है हरित क्रांति के जनक हैं। क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक, इन्होंने सर्वप्रथम हरित क्रांति के बारे में जो है अपना विचार रखा, और इस पे विचार रखने के साथ साथ इन्होंने इसका प्रयोग भी किया, और प्रयोग करने के साथ फायदा क्या होता है? किस फसल को ज्यादा फायदा होगा? धान शुरू लेकिन कब से किया गया? चलिए अभी बताएंगे। ये एग्जाम में बना है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई थी?
जो सर किस फसल से जो है? जो चावल से नहीं, ये जो फसल का मैंने बताया ना, रबी खरीफ जायद, उसके बारे में पूछा, ठीक है। तो ये जो है हरित क्रांति के जनक कौन है? नारायण बोरलाल, ठीक। और भारत के जनक हैं हरित क्रांति, भारत के M.S. और इनको रिसेंट नोबेल प्राइज मिला, पता है नहीं कितने लोग पता? अभी इनको नोबेल प्राइज दिया गया, अभी रिसेंट इसी बात में नोबेल प्राइज, और भी लोगों को दिया गया। किसको किसको दिया गया? सॉरी, नोबेल प्राइज भारत, भारत मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ, भारत रत्न। और किसको किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर, बहुत सही। कर्पूरी ठाकुर कहाँ से? और बिहार से, हैं? और बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर। बहुत सही, एकदम सही बात बताएं। और स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, और लाल कृष्ण आडवाणी, स्वामीनाथन, और दो तीन लोग और, लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए, तो हरित क्रांति जो है शब्द पहली बार कौन दिया था? शब्द की बात कौन दिया था? डॉक्टर विलियम गैंट। हरित क्रांति शुरुआत कौन किया था? इसको जनक कहा जाता है स्वामीनाथन। और उसके बाद भारत में हरित क्रांति कब शुरू किया गया था? तो लिखिए, इसके बारे में लिखिए, ग्रीन हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्नत किस्म की बीजों, उन्नत किस्म की बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैंट द्वारा हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैंट द्वारा प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नारमन, नोबेल पुरस्कार है भारत नहीं, नोबेल इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नारमन ई बोरलाल को दिया जाता है। डॉक्टर देखिए तो बोरलाल ई बोरलाल को माना जाता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को दिया जाता है।
डॉक्टर स्वामीनाथन को दिया जाता है। अगले पॉइंट से देखिए 1960 के दशक में, अगले पॉइंट 1960 के दशक में खदान संकट की समस्या के समाधान हेतु खदान संकट की समस्या के समाधान हेतु 1966-67 खदान समस्या के समाधान हेतु 1966-67 में मैक्सिको से लाए गए गेहूं एवं चावल की अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। अगले पॉइंट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में खरीफ की फसल से शुरुआत की है। खरीफ की फसल से शुरुआत की है। ठीक है, बस अब लिखिए कहाँ बस मतलब बंद है जगह तो अच्छा। अब आगे लिखिए, एक तरफ लिखिए क्रांति, एक तरफ लिखिए संबंधित क्षेत्र। एक तरफ क्रांति, एक तरफ संबंधित क्षेत्र। अब आप लोगों से पूछते चलेंगे, देखते हैं कितना किसको याद है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। नीली क्रांति मत्स्य पालन। हरित क्रांति क्या है? खदान। श्वेत क्रांति कौन बताइए? दुग्ध उत्पादन। लाल क्रांति नॉनवेज को कौन खाता है? क्या बताएंगे? मीट प्रोडक्ट और टमाटर से। हाँ सही। लाल क्रांति मांस और टमाटर। मांस कौन कौन खाता है? नॉनवेज। और कौन खाता है? क्या खाता है? लेग पीस। मुर्गे का झूठ बोली है। सब लोग बोलिए। सर वो एक बार फ्रेंड के साथ खा लिया तो तभी से ध्यान नहीं। आप खाते हो? कहाँ ये हाथ खाए? क्या खाया? लेग पीस खाया? कौन सा? खाया था। अरे यार इसको नहीं खाया। अरे सर खाएंगे तो फिर क्या हास्पिटल में लेके जाएंगे सर? कंट्रोल कैसे होगा? सफाई कैसे मिलेगी? जब तो आप एक खाने से जो है प्रकृति बैलेंस होगा। अच्छा आप इन्हीं के खाने से प्रकृति जो है बैलेंस में है, नहीं तो बैलेंस हो जाए। हम लोग खाते हैं सर। ये गलत कॉन्सेप्ट थी, बढ़िया कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट है लाल क्रांति को हो गया। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति कौन बोला? सोना। सोना संबंधित बागवानी। देखिए बागवानी सहज और फल उत्पादन। बागवानी सहज और फल उत्पादन। ठीक है। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज, झींगा। प्याज पता है? झींगा देखे हो नहीं? हाँ देखा है सर। कौन कौन देखा है? मैंने देखा है सर। झींगा बहुत सारे लोग इसका क्या था? क्या खाता है? झींगा। झींगा भी खाते हैं। हाँ सर वो उसको बना के भी खाते हैं। ये बना के खाएंगे। सर ये गाँव में पकड़िए आप। देखिए प्याज, झींगा मछली
औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल, औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल, औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल। अगला है रजत क्रांति। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अंडा और कुक्कुट। कल बताए थे अंडा और कुक्कुट उत्पादन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन, तिलहन, पीली क्रांति, तिलहन बहुत बार पूछा है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू। बहुत सही, आलू। बोल सकते हैं। हाँ, गोल क्रांति आलू। रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? रजत रेशा, ये एग्जाम में बना हुआ था। रजत रेशा, सिल्वर, रजत रेशा, देखिए रजत रेशा, जूट ब्रैकेट में लिए सॉरी कपास, रजत रेशा क्रांति कपास। अगला है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेशा, स्वर्ण रेशा किससे संबंधित है बताइए आप? हैं? सही इसको स्वर्ण रेशा, जूट या पटसन ब्रैकेट में। अगला है सैफ्रॉन क्रांति, सैफ्रॉन ले लीजिए, सैफ्रॉन, सैफ्रॉन क्रांति, सैफ्रॉन क्रांति। केसर उत्पादन, केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ठंडे प्रदेश में ज्यादा होता है, ठंडे प्रदेश। ठीक, एक और हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन और पीलीभीत जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 टोटल बांस में बांसुरी बांसुरी नगरी, बांसुरी नगरी जाना जाता है पीलीभीत, बांसुरी नगरी के नाम से। बांसुरी किसके किसके घर बांसुरी में? बांसुरी एक और मूंग क्रांति, मूंग 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 क्रांति, मोटे अनाज के उत्पादन। और अगला है इसको मोटे अनाज को अभी रिसेंट में एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया? अन्नश्री, अन्नश्री। 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया। अगला लिखिए बादामी क्रांति, बादामी क्रांति कौन बता सकता है? मसाला, मसाला उत्पादन। और अगला है इंद्रधनुष क्रांति, सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने से, सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने से। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। ठीक, एक और लिखा दे, छोड़ दो, एक और लिखवा दो। देखिए विभिन्न फसल खेतियों के नाम, विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम, विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम। विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम, ठीक है, बताऊंगे समझाते जाऊंगा। पहला है हाइड्रोपोनिक्स, नारियल पानी में तो होता है
हाइड्रोपोनिक्स जो कृषि होता है वह कैसे किया जाता है? सर इसमें पानी, वह मृदा के संपर्क में नहीं है। हाइड्रोपोनिक कृषि में सिंगाड़ा आ सकता है, सिंगाड़ा जो है हाइड्रोपोनिक कृषि हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा हाइड्रोपोनिक्स एरो लगा दीजिए, जल में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना। अगला है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स क्या है? हवा। एरोपोनिक्स हवा, पौधों को हवा में लगाना। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन बना है, हाइड्रोपोनिक्स तो बना ही। एपीकल्चर, एरोपोनिक्स के उदाहरण एपीकल्चर हवा में कह सकते हैं क्या पता है, गूगल कर लीजिए हवा। अब हम वेटनरी डिपार्टमेंट पे तो है कि सारी मसलों जानते हैं। हाँ, इतना बता सकते हैं कि जो है ये हवा में कैसे होती है। चलिए कल वो बता देंगे, ठीक है। अगला है एपीकल्चर, यह किससे संबंधित है? मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन। और हार्टिकल्चर, अगला है हार्टिकल्चर, बागवानी। हार्टिकल्चर बागवानी, हार्टिकल्चर बागवानी। चलो कौन कौन ट्रेन इसका भाई ट्रेन हो जा सकता है? जैसे 1 मिनट के काम है, 1 मिनट में आना। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? अच्छा, पीपी की कोई ट्रेन 6 बजे होती है। 5 बजे हम बस से पहुँच जाएंगे तो क्या करेंगे? अगला लिखिए हार्टिकल्चर बागवानी। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों से संबंधित, फूलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर किससे हो? किससे हो? सब्जी, सब्जी उत्पादन। पॉमीकल्चर, फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जी, पॉमीकल्चर फलों का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर, हाँ और बोला केचुआ, सही है। वर्मीकल्चर केचुआ। और पीसी कल्चर किससे होगा? मछली, सही है। सेरीकल्चर रेशम। और मेरीकल्चर किससे संबंधित होगा? मेरीकल्चर, मेरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहद उगाना। रेशम कीट रेशम कीट हेतु शहतूत, रेशम कीट हेतु शहतूत। चलो कंप्लीट हो गया, इसमें थोड़ा सा बचा है, कल खत्म होगा। कल आपका बेरोजगारी और गरीबी ये भी शुरू हो जाएगा। ये चीज हमारे हाथ में नहीं सर, आप हमको मतलब ये बता दीजिएगा कि बच्चे आ रहे हैं काफी। सबने साइन किया कि तुम लोग और हाँ, इसको वीडियो को पॉज कर दो।